एजुकेशन। तो बिहार विधानसभा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पीटी सीरीज में हमने प्रैक्टिस सेट 1 कर लिया था, जिसके दोनों पोर्शन यानी कि जीके और जनरल साइंस ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिया था प्रैक्टिस सेट 1 में। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2 का जनरल नॉलेज सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनरल नॉलेज 1 का प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः फिर मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। देखिए, यह क्वेश्चन देखने में भले ही थोड़ा बड़ा लग रहा हो, लेकिन इसे देख के आपको घबराना नहीं है। अगर क्वेश्चन बड़ा है तो उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके समझने का कोशिश करिए। देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कौन सी नदी। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना है कि ऐसी कौन सी नदी है जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त होती है। मतलब कि कोई नदी है वह 1 बार 2 धारा में बंटती है, फिर उसके बाद दूसरी बार 2 धारा में बंटती है और तीसरी बार भी वह 2 धारा में बंटती है। पहला पोर्शन यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ और फिर कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, फिर यह आगे जाकर यह धारा मिल जाती है, सारा एक जगह। और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो चलिए ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी या फिर गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा कावेरी नदी। कावेरी नदी 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बहती है। यह नदी 3 द्वीपों का निर्माण करती है। यह 3 द्वीपों में से 2 द्वीप कर्नाटक में पाए जाते हैं। कौन कौन से द्वीप कर्नाटक में पाए जाते हैं? श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्रम। और तीसरा जो यह द्वीप है श्रीरंगम, यह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के पास पाया जाता है। तो चलिए, यहाँ कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और आप लोग घबराइएगा नहीं, इसके सारे आंसर्स लास्ट में मैंने एक स्लाइड में आपको वो दे दिए हैं, डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था? मतलब कि यह स्टार्टिंग से ही जैन साहित्य का भाग नहीं था। थेरी गाथा, आचारंगा सूत्र, सूत्र कृतांग या फिर वृहत कल्प सूत्र। तो इसका राइट आंसर होगा थेरी गाथा। देखिए, थेरी गाथा क्या है? यह एक बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? जैन साहित्य के बारे में। तो यह एक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली कैनन यानी कि त्रिपिटक का हिस्सा है। इसमें प्रारंभिक बौद्ध भिक्षुओं, जिन्हें थेरी कहा जाता था, उनके द्वारा यह रचित है। यह जैन साहित्य का इसीलिए हिस्सा नहीं है। अब बाकी बचे हुए ऑप्शन के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। आचारांग सूत्र। तो आचारांग सूत्र जो है यह जैन धर्म का प्रारंभिक ग्रंथ है जो आगमों में शामिल है और जैन साधुओं के आचार विचार व अनुशासन को समझाता है। अब तीसरा ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, सूत्र कृतांग। तो सूत्र कृतांग यह भी एक प्रारंभिक जैन ग्रंथ है जो जैन सिद्धांतों और नैतिकता पर प्रकाश डालता है। उसके बाद सबसे लास्ट में है वृहत कल्प सूत्र। तो यह एक जैन साहित्य का हिस्सा है और जैन साधुओं के आचार संहिता और अनुशासन से संबंधित ग्रंथों में गिना जाता है। तो चलिए, ये तीनों जो है यह एक जैन ग्रंथ है, लेकिन यह एक बौद्ध ग्रंथ है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नस्तालीक क्या है? देखिए, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है नस्तालीक। तो नस्तालीक बेसिकली है क्या? इसका राइट आंसर होगा यह एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। देखिए, नस्तालीक के बारे में क्या है? यह एक प्रमुख लिपि शैली है जिसका उपयोग विशेष रूप से फारसी, उर्दू, पंजाबी यानी कि शाहमुखी और पश्तो भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता था। तो चलिए, यहाँ कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया इज कंसीडर्ड एज एन इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट? क्या पश्चिमी हिमालय, दक्षिणी हिमालय, पश्चिमी घाट या फिर पूर्वी घाट? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट। एक पारिस्थितिक हॉटस्पॉट जिसे जैव विविधता हॉटस्पॉट भी कहा जाता है, यह एक ऐसा क्षेत्र जो होता है जहां जैव विविधता में समृद्ध होती है, लेकिन यहाँ मानव गतिविधियां भी अत्यधिक होती है। तो मानव मतलब जैव विविधता भी, बायोडाइवर्सिटी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन ह्यूमन इंटरफेरेंस यानी कि मानव गतिविधियां भी वहाँ बहुत ज़्यादा है। और इसके कारण बायोडाइवर्सिटी मतलब जानते हैं आप, ऐसे फूल और ऐसे पेड़ पौधे और ऐसे जानवर जो हर जगह नहीं पाए जाते, उनको खतरा है और वो बहुत कम मात्रा में वो किसी खास जगह पे ही रहते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे लोगों से उनका खतरा है। इसीलिए उस जोन को क्या बोला जाता है? बायोडाइवर्सिटी घोषित कर दिया जाता है। इन क्षेत्रों में स्थानिक प्रजातियों की एक बड़ी संख्या होती है, जैसे कि वो प्रजाति कहीं और नहीं पाई जाती
और संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए इन सब टाइप के बायोडाइवर्सिटी जो क्षेत्र होते हैं उसे संरक्षित करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इंडिया में, भारत में बेसिकली 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। जैसे कहाँ कहाँ? हिमालय में, इसमें सिर्फ पूर्वी हिमालय का सिर्फ पूर्वी हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ना कि पश्चिमी, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ पूर्वी हिमालय। फिर इंडो बर्मा क्षेत्र में जैसे कि असम, मणिपुर, मिजोरम और पूर्वी हिमालय के कुछ क्षेत्र सहित जो पूर्वोत्तर भारत है उसके कुछ हिस्से को कवर करती है। फिर वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट आप लोग को पता होगा, यह पूर्वी घाट हुआ और यह पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में कुछ पहाड़ियां होती हैं जहां पे यह बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र है। और सबसे लास्ट में है सुंदालैंड। तो सुंदालैंड बेसिकली अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, मतलब वह निकोबार द्वीप समूह में है, जो कि अंडमान निकोबार का द्वीप समूह का हिस्सा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्पण यानी कि ड्रॉज करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन का पूछने का क्या तात्पर्य है, मतलब कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है उसमें ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी के मौसम में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का क्या करती है, वह अपनी ओर खींचती है, जिसके कारण क्या प्रवाहित होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, या फिर व्यापारी हवाएं या ट्रेडर विंड्स, या फिर पश्चिमी हवाएं। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिमी मानसून। देखिए गर्मियों में क्या होता है, भारतीय उपमहाद्वीप पर उच्च तापमान और कम दबाव हिंद महासागर से नम हवा खींचते हैं हमारी ओर, तो जिससे यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं चलती है जो भारत में भारी वर्षा लाती है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था? तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन फॉर हिज मेडिकल वर्क ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुश्रुत। देखिए सुश्रुत एक प्राचीन भारतीय चिकित्सक थे जिन्हें अक्सर सर्जरी का जनक कहा जाता था। उन्हें सुश्रुत संहिता लिखने का श्रेय दिया जाता है। वह संहिता जो आयुर्वेद और शल्य यानी सर्जरी चिकित्सा पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। उनके योगदान में सर्जिकल तकनीक, प्लास्टिक सर्जरी जिसे राइनोप्लास्टी बोला जाता है, मोतियाबिंद सर्जरी और औषधीय पौधों का विस्तृत विवरण शामिल है, मतलब उस संहिता में। तो यह विधान परिषद के पीटी में भी आया था, विधान परिषद एएसओ के पीटी में भी सुश्रुत से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन था। अब बाकी बचे हुए ऑप्शन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। शौनक, तो शौनक क्या थे? एक वैदिक साहित्य से जुड़े हुए एक ऋषि थे और वह एक विद्वान थे। शूद्रक को पारंपरिक रूप से संस्कृत नाटक मृच्छकटिका के लेखक के रूप में जाना जाता है। सौमिल संस्कृत में एक कवि और नाटककार थे जो कालिदास से पहले रहते थे। उन्हें सौमिला या फिर सौमल्ला के नाम से भी जाना जाता था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इसे ध्यान से पढ़िए और थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशासनिक हैसियत से काम करते हैं तो वह अधीन होता है। मतलब कि देखिए चीफ जस्टिस जो हाईकोर्ट के होते हैं उनके बहुत सारे कार्य होते हैं, जिनमें से एक कार्य एडमिनिस्ट्रेशन संभालना भी होता है, यानी कि प्रशासन संभालना भी होता है। तो वो जब प्रशासनिक कार्य करते हैं हाईकोर्ट के अंदर तब वो किसके अधीन होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश में से किसी की भी रीट अधिकारिता के वह अधीन होते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। जब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, किसी भी स्टेट के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जब वह प्रशासनिक कार्य करते हैं तब वह उसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी की भी रीट अधिकारिता के अधीन होते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि उच्च न्यायालय में किसी भी अन्य न्यायाधीश को लगता है कि मुख्य न्यायाधीश की प्रशासनिक कार्रवाई या निर्णय मनमाना हो, अवैध हो या फिर किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही हो, तो क्या करते हैं, बाकी जो न्यायाधीश हैं वो अपने रीट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकते हैं और स्थिति को सुधारने के लिए उचित निर्देश या आदेश जारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि चीफ जस्टिस हैं तो वह कुछ भी कर सकते हैं। अगर बाकी हाईकोर्ट के जजेस को लगता है कि नहीं जो चीफ जस्टिस हैं वो सही कार्य नहीं कर रहे हैं, प्रशासनिक कार्यों में थोड़ा हस्तक्षेप कर रहे हैं या फिर मनमाना काम कर रहे हैं, तब बाकी जो हाईकोर्ट के जजेस हैं उनके खिलाफ रीट जारी कर सकते हैं। यह मुख्य न्यायाधीश के प्रशासनिक कार्यों पर एक जांच के रूप में कार्य करता है और सुनिश्चित यह करता है कि जो चीफ जस्टिस हैं वे न्याय, निष्पक्षता
और संवैधानिक वैधता के सिद्धांतों के अनुरूप काम करे। तो चलिए यहाँ कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 7। ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, आप लोगों को मजा आया होगा। अगर मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। यह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मैं सब पोर्शन से मिला के देता हूँ, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, फिर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी में भी मैं डिवाइड करके ये करता हूँ। एग्जीक्यूटिव से अलग पूछता हूँ, जुडिशियरी से अलग पूछता हूँ, लेजिस्लेटिव से अलग पूछता हूँ। तो यह इंडियन इकोनॉमी का क्वेश्चन है। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, मतलब यह मापने का तरीका पूछा जा रहा है, किस तरीके से। क्या यह थोक मूल्य सूचकांक द्वारा किया जाता है, या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अर्बन नॉन वर्कर्स के द्वारा, या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर के द्वारा, या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पूरा नहीं लिखा हुआ है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPIC बोला जाता है इसे, CPIC यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, संयुक्त। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली मुद्रास्फीति होता क्या है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है वह जान लीजिए। मुद्रास्फीति बेसिकली एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमत में वृद्धि को संदर्भित करता है। इससे यह वृद्धि होने से क्या होता है, किसी विशेष अर्थव्यवस्था के भीतर पैसे के मूल्य में गिरावट आ जाती है। देखिए यह कंडीशन क्या है, 100 रुपया आज का 100 रुपया और 5 साल पहले का 100 रुपया रहेगा तो ये 100 रुपया, लेकिन क्या है अभी का जो 100 रुपया है वह कमजोर है आज से 5 साल पहले का। सपोज करिए कि आज अभी 2025 है, 2020 में इस 100 रुपए से आप क्या खरीद सकते थे, बहुत सारे सामान खरीद सकते थे। सपोज करिए कि 1 लीटर पेट्रोल आ जाता था, लेकिन अभी क्या हुआ है, इस 100 रुपए से आप 1 लीटर पेट्रोल नहीं खरीद पा रहे। तो क्या हुआ, पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ा है, तो यह पैसे की जो कीमत है वह गिरी है। इसे ही बोला जाता है इन्फ्लेशन। तो उसे नापने का तरीका क्या होता है, CPIC के द्वारा, यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा। इसे नापने के लिए बेसिकली 2 इंडिकेटर, 2 संकेतक इस्तेमाल किए जाते थे। एक होता है WPI जिसे बोला जाता है थोक मूल्य सूचकांक, और दूसरा होता है खुदरा मूल्य सूचकांक या फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो WPI और CPI। 2014 से पहले भारत में इन्फ्लेशन WPI से मापा जाता था, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स पे मापा जाता था। लेकिन 2014 के बाद RBI ने क्या किया कि CPI यानी कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त कंबाइंड इस्तेमाल उन्होंने करने लगा मुद्रास्फीति उपाय को नापने के लिए। RBI करते क्या है, इससे वह यह नापते हैं कि भारत में इन्फ्लेशन कितना है और उसके हिसाब से वह मौद्रिक नीति बनाते हैं। तो CPI कैटेगरी जो है, इसमें कौन कौन से कैटेगरी होते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स, CPI फॉर रूरल लेबर्स। तो जो मापा जाता है वह CPIC यानी कि कंबाइंड में तीनों आ गए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स और रूरल लेबर्स। अब इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं, CPI में यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, और WPI में। देखिए WPI क्या हो गया और CPI क्या हो गया। CPI मतलब होता है खुदरा मुद्रास्फीति, उपभोक्ता भुगतान की कीमतें, और WPI क्या हो गया, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो यह थोक स्तर पर कीमतें होती है। यह इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, RBI इस्तेमाल करते हैं अपनी मौद्रिक नीति बनाने के लिए CPI को, और WPI को इस्तेमाल करते हैं आर्थिक विश्लेषण के लिए किया जाता है। इसमें क्या क्या आता है, वस्तु एवं सेवाएं दोनों, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में आते हैं सेवाएं में, लेकिन होलसेल में सिर्फ वस्तुएं आती हैं। देखिए यहाँ डिफरेंस समझिए। CPI जो जिस कीमत पे सामान हम लोग खरीद रहे हैं उसे ही बोला जाता है CPI, यानी कि कंज्यूमर, हम लोग कंज्यूमर हैं, किसी भी गुड्स या फिर सर्विस को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन होलसेल क्या है, होलसेल जो होलसेलर होते हैं वह अपने उपयोग के लिए उसे नहीं खरीदते हैं, बल्कि उसे आगे बेचने के लिए। तो इसीलिए इसमें सेवाएं नहीं होती। सेवाएं आपको ये आपने सुना है कि कभी भी होलसेल में वह मिलती है। सेवाएं जब भी मिलती है वह जिस टाइम मैन्युफैक्चर होती है उसी टाइम वह उसे उपयोग कर लेना चाहिए, उसे कहीं स्टोर करके नहीं रखा जाता। इसीलिए इस WPI में सिर्फ वस्तुएं होती हैं, सेवाएं नहीं। इसका प्रभाव क्या होता है, CPI का उपभोक्ता पर प्रभाव होता है, और WPI का प्रभाव किस पे पता चलता है, उत्पादकों या फिर व्यापारियों पर इसका प्रभाव पता चलता है। इसीलिए RBI ने CPI को इस्तेमाल करने लगा मुद्रास्फीति नापने के लिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यह हिस्ट्री से है।
अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। मतलब कि बलबन आपने नाम सुना होगा, यह काफी प्रसिद्ध थे। तो जब उन्होंने अपनी शक्ति को पूरा समेट लिया, उन्होंने एक मतलब उनका शक्ति पूरा बढ़ गया था, तब उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जिले इलाही। देखिए, बलबन, जिसे गियासुद्दीन बलबन के नाम से भी जाना जाता था, यह मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का एक प्रमुख शासक था। उसने सफलतापूर्वक अपना अधिकार स्थापित किया और अपने शासन को स्थिर करने के बाद जिले इलाही का भव्य खिताब लिया, जिसका अनुवाद क्या होता है? भगवान की छाया या अल्लाह की छाया। बाकी बचे हुए ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं, किनका यह उपाधि था। तो तूतीय हिंद बोला जाता था अमीर खुसरो को, जिसे भारत का तोता कहा जाता है। केसर हिंद उपाधि से सम्मानित किए गए थे महात्मा गांधी जी, इन्हें उस उपाधि से सम्मानित किया था, लेकिन बाद में इन्होंने यह वापस कर दिया था। दीन इलाही क्या था? दीन इलाही एक धर्म था जिसे मुगल सम्राट अकबर ने 1582 में पेश किया था। तो चलिए, यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई थी, मतलब कि 9th शेड्यूल वाज अमेंडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 9th शेड्यूल वो हमारे संविधान में कब लागू हुआ था, कब उसे संशोधित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा पहला ही संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। देखिए, बेसिकली होता क्या है, 9वीं अनुसूची को न्यायिक समीक्षा के कुछ कानूनों की रक्षा के लिए हमारा जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वह 1951 में हुआ था, और पहले ही संशोधन में यह 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो मुख्य रूप से बेसिकली क्या था? भूमि सुधार और सामाजिक आर्थिक नीतियों से संबंधित था। इसका उद्देश्य क्या था 9वीं अनुसूची जोड़ने का? जमींदारी प्रथा को समाप्त करना। हमारा देश आजाद हुआ था, उससे पहले जमींदारी प्रथा बहुत चरम सीमा पे थी। मतलब कि कुछ लोगों के पास बहुत सारे जमीन थे और बहुत सारे लोगों के पास छोटे छोटे जमीन थे, तो इसीलिए इस चीज को खत्म करना जरूरी था। अब चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो ये सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर होगा जाम्बेजी नदी। देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी से संबंधित है। विक्टोरिया जलप्रपात के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध झरनों में से एक है, जो अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा पर स्थित है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बारडोली सत्याग्रह, जो कि 1928 में हुई थी, उसका नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यह बारडोली सत्याग्रह जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए बढ़े हुए भू राजस्व करों के खिलाफ गुजरात में किसानों का आंदोलन था। आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल का नेतृत्व और सफलता के कारण उन्हें लोगों ने सरदार यानी कि नेता की उपाधि अर्जित की थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था जो कि भारत में स्थित है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए, सिकरी नहर, ऑप्शन बी, कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था, या फिर ऑप्शन सी, ग्रैंड एनिकट नहर जिसे कल्ला नई भी बोला जाता है, या फिर ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रैंड एनिकट नहर, जो कि कल्ला नाई नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया में अभी भी उपयोग में आने वाली सबसे पुरानी नहर प्रणालियों में से एक माना जाता है। ग्रैंड एनिकट नहर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है, जिसका निर्माण चोल राजा करिकालन ने 2री शताब्दी ईस्वी में करवाया। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यह बिहार से रिलेटेड है। बिहार के इतिहास में पहली बार प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह पूछ रहा है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, इकोनॉमिक सर्वे, अभी हम लोग देखते हैं जब बजट रिलीज होता है तो सबसे पहले उसके एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण दिया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा पिछले फाइनेंशियल ईयर का, जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया है, उसका ये पेश किया जाता है। बजट हमेशा आगे, जैसे कि अभी क्या चल रहा है 2025, तो अभी जो कुछ दिन पहले बजट पेश किया गया था 2025 में, तो यह 2025-26 के लिए होगा, और इससे ठीक एक दिन पहले होता है आर्थिक सर्वेक्षण पेश। यह पेश हुआ होगा 2024 से 2025 में, कि पिछले वर्ष हमने क्या अचीव किया, क्या हमारा टारगेट था और क्या हमने अचीव किया। आर्थिक सर्वेक्षण को इंग्लिश में इकोनॉमिक सर्वे बोला जाता है। तो यह पूछ रहा है, सवाल पूछने का मतलब है कि बिहार में सबसे पहली बार इकोनॉमिक सर्वे जो है वह किसने प्रस्तुत किया था, किन्होंने उसे प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुशील कुमार मोदी जी ने। जो पहला आर्थिक सर्वेक्षण है मोदी जी ने, जो कि उस समय बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, वह वर्ष 2006,
7 के लिए उन्होंने प्रस्तुत किया था। और उस समय नीतीश कुमार जी की सरकार थी और सुशील कुमार मोदी जी उस समय उप मुख्यमंत्री थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ इसे रख दिया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। योजना आयोग के जब भी अध्यक्ष होते हैं वह हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, और अभी क्या है, योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग आया है, तो उसके भी हमेशा अध्यक्ष वही होंगे जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष के बारे में बोला जा रहा है, तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब थोड़ा सा योजना आयोग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में आर्थिक विकास के लिए देश की पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने और उनकी देखरेख करने के लिए की गई थी। अब बाकी बचे हुए ऑप्शन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से। एम विश्वेश्वरैया जो हैं, भारतीय आर्थिक नियोजक का जनक इन्हें माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 1934 में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के माध्यम से भारत में आर्थिक विकास के लिए एक विस्तृत योजना प्रदान की थी। फिर जॉन मथाई के बारे में आपको पता ही होगा। उसके बाद सबसे लास्ट ऑप्शन है पीसी महालनोबिस। तो पीसी महालनोबिस बेसिकली किस लिए जाने जाते हैं? महालनोबिस योजना, जो कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, जो कि था आपका 1956 से लेके 61 तक। और यह जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, फोकस था हेवी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक कथन सही नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद आंसर्स देखेंगे। रोलेट एक्ट के सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ, तो यह सही है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था, यह भी सही है। ऑप्शन सी, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, यह भी सही है। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए क्वेश्चन, इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। 1931 में यानी कि 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौतों का विरोध नहीं हुआ था। ऐसा नहीं है, उसका विरोध किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि कई नेताओं और क्रांतिकारियों ने महसूस किया था कि गांधी जी ने बदले में, मतलब अंग्रेजों को बदले में महत्वपूर्ण लाभ हासिल किए बिना अंग्रेजों को बहुत कुछ उन्होंने दिया था। अंग्रेजों को बस गांधी जी ने लाभ ही पहुंचाया था, बदले में उन्होंने कोई लाभ नहीं हासिल किया। और विरोध करने का और भी बहुत सारे कारण थे, जैसे कि भगत सिंह की फांसी की सजा को नहीं बदला गया, अंग्रेजों से सीमित रियायतें, फिर कट्टरपंथी नेताओं में असंतोष था और सविनय अवज्ञा आंदोलन पर रोक लगाया गया था, मतलब उसे रोक दिया गया था। इसीलिए इस गांधी इरविन पैक्ट का कराची अधिवेशन में विरोध हुआ था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। यह संविधान से क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? यहाँ दीजिए, कथन सही के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहले ऑप्शन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। केवल राज्यसभा में ही, न कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। फिर ऑप्शन बी की तरफ हम लोग देखते हैं, राज्यसभा में आंग्ल भारतीय यानी कि एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान में प्रावधान है। फिर ऑप्शन सी, किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री के पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक निषेध है। और ऑप्शन डी, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए, केवल राज्यसभा में ही, ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा, और फिर लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है। अगर आंग्ल भारतीय समुदाय अगर रिप्रेजेंट नहीं होते, मतलब उतने नहीं संख्या में मिलते हैं, तब फिर 2 सदस्य को राष्ट्रपति, जो 2 अन्य सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं अनुच्छेद 331 के तहत। लेकिन एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट चीज, 25 जनवरी 2020 जो एक डेट है, इसमें क्या हुआ था, 104वां संविधान संशोधन 2019 के तहत यह फैसला लिया गया था कि लोकसभा में अब मनोनीत सदस्यों का जो प्रावधान है वह खत्म कर दिया गया था। यानी कि सिर्फ राज्यसभा में ही सदस्य मनोनीत हो सकते हैं, लोकसभा में अब नहीं हो सकते हैं 25 जनवरी 2020 के बाद।
और संविधान संशोधन कौन सा था, 104वां 2019। तो यह इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत सारे लोग क्या है पुराने नोट्स बनाए हुए हैं, या फिर एम लक्ष्मीकांत के पुराने जो एडिशन है 6th एडिशन, वहां तक यह दिया गया है कि लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों सदन में राष्ट्रपति जी सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन यह इस 25 जनवरी 2020 के बाद जो 104वां संविधान संशोधन था, उसके बाद अब लोकसभा में कोई भी सदस्य को मनोनीत नहीं किया जा सकता। सिर्फ राज्यसभा में ही यह फैसिलिटी है। राज्यसभा में अभी भी 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और लोकसभा में कोई भी नहीं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिका का विषय था। तो यह आपने सुना होगा कि मृच्छकटिका किसने लिखा। क्वेश्चन बहुत अभी तक जो आए होंगे या इसी तरीके के आए होंगे कि शूद्रक द्वारा लिखी गई मुख्य पुस्तक का नाम क्या है, या फिर मृच्छकटिका के लेखक कौन थे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ दोनों चीज दे दिया। शूद्रक जिन्होंने मृच्छकटिका लिखा था उसका विषय क्या था, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसका राइट आंसर होगा एक धनिक व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। संस्कृत नाटक मृच्छकटिक 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। इसे संस्कृत में लिखे गए सबसे प्रारंभिक भारतीय नाटकों में से एक माना जाता है। तो मृच्छकटिक चारुदत्त नामक एक युवक और वसंत सेना नामक एक धनी वैश्या के प्रति उसके प्रेम की कहानी है। देखिए अब ये वर्ड जो है वैश्या, जरूरी नहीं है कि जो जिसके बारे में बोला जा रहा है वो यही है, क्योंकि इसको डिस्क्राइब एक अलग तरीके से किया गया है। वो एक कलाकार थी, लेकिन उस समय उसे वैश्या से भी संबोधित किया जाता था। नाटक की पृष्ठभूमि पाटलिपुत्रा पटना की है। यह एक सामाजिक नाटक है जिसमें गंभीर वास्तविकता के तत्व शामिल है। देखिए ये जो पुस्तक है मृच्छकटिका, इसे कई बार अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया है, यानी कि अनुवाद किया गया है। लेकिन फेमस जो है वह टॉयकार्ट है, जो कि 1826 में प्रकाशित हुआ था, और दूसरा है 1905 में द लिटिल क्ले कार्ट। तो कई बार मृच्छकटिका के बाद ब्रैकेट में लिखा होगा टॉयकार्ट या फिर द लिटिल क्ले कार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। बिहार केसरी उपनाम से किसे संबोधित किया जाता था। तो एक कई मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ मैंने जानबूझ के रखा है ताकि आपको रिकॉल होते रहे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा। अब इनके बारे में जानते हैं कि उन्हें बिहार केसरी क्यों कहा जाता था। तो वह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह बिहार के पहले मुख्यमंत्री, यानी कि 1946 से लेकर 1961 तक थे। कई बार यह भी क्वेश्चन आता है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वह डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा थे। वह बिहार में अपने मजबूत नेतृत्व, देशभक्ति और सामाजिक और आर्थिक सुधारों के में प्रयासों के लिए जाने जाते थे। बिहार में किसानों, शिक्षा और औद्योगिक विकास के उत्थान में उनके योगदान के लिए यह प्रतिष्ठित उपाधि दिलाई गई थी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। यह जनरल नॉलेज में स्टैटिक पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 5 क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर्स का होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार से नहीं गुजरती है। दामोदर नदी, सोन नदी, गंगा नदी या फिर बूढ़ी गंडक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी। दामोदर नदी बेसिकली झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। झारखंड में करणपुरा के पास छोटा नागपुर पठार में उत्पत्ति होती है इस नदी की, और हावड़ा के पास हुगली नदी में यह विलीन हो जाती है। लगातार बाढ़ के कारण इसे बंगाल का शोक माना जाता है, और इस नदी पे एक मेजर प्रोजेक्ट है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जिसे डीवीसीबी बोला जाता है। यह बेसिकली बाढ़ को रोकने के लिए और उसे कंट्रोल करने के लिए और सिंचाई करने और बिजली उत्पन्न, मतलब मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट है इस नदी पे, दामोदर नदी पे, जिसे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन बोला जाता है। और यह काफी पुराना है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा यह दामोदर वैली प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन जो है ये कब इसकी स्थापना कब हुई थी। इस पे कुछ महत्वपूर्ण बांध हैं, जैसे कि तिलैया, कोनार, मैथन और पंचेत। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा स्टैटिक पोर्शन। अब यहाँ से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि एग्जाम के पार्ट बनने की संभावनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले बिहार विधान परिषद मेंस के बारे में फिर से अपडेट देना चाहूँगा। आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, या उसका लिंक है, आप QR कोड स्कैन करके पे कर दीजिएगा और फिर इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा पेमेंट का स्क्रीनशॉट। एक बार आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा फिर आपको जो ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। आप वहाँ से फिर मॉडल सेट क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं और डेली मटेरियल्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा।
तो चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा करंट पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित नहीं किया गया? यहाँ ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए डी गुकेश, ऑप्शन बी हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार या फिर पीवी सिंधु। तो इसका राइट आंसर होगा पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो कि 2024 में वह सम्मानित नहीं की गई थी। यह अवार्ड बेसिकली 2024 में 4 खिलाड़ियों को प्रदान हुआ था, जिसमें डी गुकेश जो कि एक चेस के प्लेयर हैं और सबसे युवा प्लेयर हैं, वर्ल्ड चैंपियन। उसके बाद हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के प्लेयर हैं। प्रवीण कुमार एक पैरा एथलीट हैं और पैरा एथलीट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और इसके अलावा एक और नाम है मनु भाकर। मनु भाकर जो कि शूटिंग से रिलेटेड है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा खेल रत्न पुरस्कार के बारे में जानते हैं। यह सालाना ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है, ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ योगदान रहा है, उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो यह अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है, जैसे कि सबसे पहला हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है। फिर दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, उसके बाद तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, उसके बाद चौथा है अर्जुन पुरस्कार। इसका भी नाम बदला गया है। पहले इसे जाना जाता था मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, लेकिन अब से यह जाना जाएगा अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी में। उसके बाद फिर पांचवा है माका ट्रॉफी, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। और सबसे लास्ट में है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो ये सब कई सारे पुरस्कार हैं जो कि खेल रत्न पुरस्कार में शामिल है। इस पे डिटेल वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पे एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 व्यक्ति। देखिए, पद्म पुरस्कार भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है, जो विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। 2025 में राष्ट्रपति द्वारा टोटल 139 पद्म अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो 139 में से क्या क्या है? 7 हैं आपका पद्म विभूषण, 19 है पद्म भूषण और 113 है पद्मश्री। तो 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो 7 व्यक्तियों का नाम क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिस्ट अटैच कर दूंगा और टेलीग्राम पे भी आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला जिन्हें मिला है वह है डॉक्टर दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर दूसरे हैं न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, इन्हें सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में मिला है। तीसरी श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया, इन्हें कला के क्षेत्र में मिला है। फिर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इन्हें कला के क्षेत्र में मिला है। उसके बाद श्री MT वासुदेव नायर, इन्हें मरणोपरांत मिला है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। उसके बाद श्री ओसामू सुजुकी, इन्हें भी मरणोपरांत मिला है व्यापार एवं उद्योग, जो कि जापान के रहने वाले थे, उस क्षेत्र में मिला है इन्हें। और सबसे लास्ट में मिला है हमारे बिहार से श्रीमती शारदा सिन्हा जी को, जिन्हें मरणोपरांत यह मिला, यह कला के क्षेत्र में मिला। तो देखिए, यह इंपॉर्टेंट, यह नाम इसलिए मैं बताया क्योंकि पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसमें हमारे बिहार से एक फेमस सिंगर थी जिनका निधन इस वर्ष हो गया है, शारदा सिन्हा जी, उन्हें यह अवार्ड मिला। तो हो सकता है यह बिहार के एग्जाम का पार्ट बन सके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 1 जनवरी 2025 को देश में शोध लेखों यानी कि रिसर्च आर्टिकल्स और जर्नल्स तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है? तो योजना से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो इस योजना के बारे में हम लोग जानते हैं, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसे ONOS भी बोला जाता है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। यह एक ऐसी योजना है जो भारत में छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं और लेखों तक पहुंच प्रदान करती है। तो इसका एक प्रोसेस होता है। अगर आपको कोई रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह देखना है तो आप लोग इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इनरोल करके देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। यूजुअली देखिए, क्वेश्चन ये आता नहीं है, अपर लेवल के एग्जाम्स जो होते हैं उसमें इस तरीके का क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन आज के ट्रेंड को हम लोग नहीं जानते, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं। तो ये एक जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यह करेंट का है और थोड़ा सा मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश की झांकी, इसका विषय था महाकुंभ 2025। आप लोग भली भांति इससे वाकिफ होंगे। और इसका जो थीम था वह स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अब चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। वर्ष 2025 को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने किस वर्ष के रूप में घोषित किया? यानी कि 2025 को यूनाइटेड नेशन किस वर्ष के रूप में घोषित किया? यह जो भी वर्ष होते हैं उसे कुछ ना कुछ यह टाइटल देते हैं यूनाइटेड नेशन। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि 2025 को यूनाइटेड नेशन ने कौन से वर्ष के रूप में घोषित किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष, यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर कंजर्वेशन। तो 2025 को घोषित किया गया है अंतरराष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष। और इसके एवज में 2025 से 21 मार्च को हर साल क्या मनाया जाएगा? वर्ल्ड डे फॉर ग्लेशियर्स। इससे पहले यह दिन नहीं मनाया जाता था, लेकिन अब 2025 से यह हर साल 21 मार्च को इस दिन के रूप से मनाया जाएगा। चलिए यहाँ कंप्लीट होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 2 जनरल नॉलेज का। अब कल की वीडियो में मैं लाऊंगा प्रैक्टिस सेट 2 का जनरल साइंस पोर्शन। तो चलिए ये रहा आंसर्स, ये डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके इसे देख लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।